हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने इससे पूर्व खंड ख और खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास में से कुछ उपशीर्षकों को देख लिया था। ठीक है, हमने प्रारंभ किया था हिंदी कहानी की विधा से संबंधित प्रश्नों को देखना, और ये सेक्शन है हिंदी कहानियों का विकास। ठीक है, तो गद्य विधाओं के अंतर्गत ही है ये सेक्शन। इस सेक्शन से हमने समकालीन रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को देखना शुरू किया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो प्रश्न किया था वो उदय प्रकाश तक के प्रश्नों को हमने देख लिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ कर रहे हैं रमेश उपाध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखना, और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कितना कुछ कवर कर पाते हैं, क्योंकि समकालीन रचनाकार वाला जो शीर्षक है वो थोड़ा या काफ़ी लंबा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक महिला कहानीकार है, और ये समाप्त होने के बाद ही हम नाटक विधा को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है रमेश उपाध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखना। बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो आज के पहले रचनाकार हैं रमेश उपाध्याय। इनका समय है 1942 से 2021। पहला प्रश्न है, रमेश उपाध्याय मुख्य रूप से किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं रमेश उपाध्याय। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जमी हुई झील प्रकाशन वर्ष 1969 और अर्थतंत्र प्रकाशन वर्ष 1996 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश उपाध्याय। इनके कुल 14 कहानी संग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से कहानी संग्रह है प्रकाशन वर्ष के साथ देख लेते हैं। जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश के किसी शहर में 1987, कहाँ हो प्यारे लाल 1991, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ 1996, डॉक्यू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ 2008, एक घर की डायरी 2013, त्रासदी भाई फूट 2014, प्रेम के पाठ 2020। एक सेकेंड, त्रासदी भाई फूट ये देख लेती हूँ, कुछ छटपटा सा नाम लग रहा है मुझे। रमेश उपाध्याय। त्रासदी भाई फूट 2014 प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश उपाध्याय की कहानियों में किन ताकतों को उखाड़ फेंकने की चेतना उभरती है? सही उत्तर क्या होगा? प्रतिक्रियावादी ताकतों को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में समाज की प्रगतिशील शक्तियों के मार्ग में अवरोध डालने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों को पहचानने और उन्हें उखाड़ फेंकने की चेतना बहुत साफ उभर कर सामने आई है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय के अनुसार रमेश उपाध्याय की कहानियाँ कब अधिक मूल्यवान हो सकती हैं? सही उत्तर होगा जब उनमें राजनीति का आग्रह कम हो। तथ्य देख लेते हैं। जिन कहानियों में विचारधारा का आग्रह कम है और मानवीय संवेदना के संदर्भ में सहज रूप में सामने आए हैं, वे अधिक प्रभावी बन सके हैं। विवेकी राय ने ठीक ही कहा है। विवेकी राय का यह कथन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वस्तु में राजनीति आग्रह कुछ कम हो तो इनसे और अधिक मूल्यवान कहानियों की आशा की जा सकती है। विवेकी राय का यह कथन आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगले रचनाकार हैं योगेश कुमार। योगेश कुमार से संबंधित पहला प्रश्न है, योगेश कुमार किस प्रकार की सामाजिक चेतना के नए कहानीकार माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील चेतना के कथाकार माने जाते हैं। कौन? योगेश कुमार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है परामर्श, जिसका समय है प्रकाशन वर्ष है 1986, और मिथ्या चक्र प्रकाशन वर्ष 1987 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा योगेश कुमार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके 2 कहानी संग्रह परामर्श और मिथ्या चक्र प्रकाशन वर्ष 1986 और 87, ये 2 कहानी संग्रह किनके हैं? योगेश कुमार के हैं। अगला प्रश्न है, योगेश कुमार की कहानियों में समाज का कैंसर
किसे कहा गया है जो मनुष्य को संवेदन शून्य बना देता है? तो ये जो समाज का कैंसर है वो है गरीबी। तो योगेश कुमार ने समाज का कैंसर किसे बताया है? गरीबी को बताया है। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनकी कहानियों का फलक व्यापक है। आपने आज के सामाजिक यथार्थ को उसकी व्याप्ति में चित्रण करने का प्रयत्न किया है। गरीबी किस तरह समाज का कैंसर बनकर मनुष्य को जड़ और संवेदन शून्य बना देती है। धार्मिक सांप्रदायिक रूढ़ियाँ किस प्रकार सहज मानवीय संबंधों के स्थापित होने में बाधक बनकर हमें मानसिक स्तर पर तोड़ देती हैं। मध्यवर्गीय समाज किस प्रकार बड़प्पन के मिथ्या अहंकार के नीचे पिस रहा है और बेमेल रिश्ते कितने खोखले होते हैं। नारी आज भी कितनी असहाय है। यह सब कुछ आपकी कहानियों में बेलाग व्यक्त किया गया है। अगले रचनाकार हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। इनका समय है 1940। पहला प्रश्न है, चंद्रकिशोर जायसवाल का प्रथम कहानी संग्रह मैं नहीं माखन खायो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1983। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल के अब तक कुल 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मैं नहीं माखन खायो पहला कहानी संग्रह है, प्रकाशन वर्ष 1983। मर गया दीपनाथ 1997। हिंगवा घाट में पानी रे 1999 प्रकाशन वर्ष। जंग 2002 प्रकाशन वर्ष। दुखिया दास कबीर 2003 प्रकाशन वर्ष। नगबेसर कागा ले भागा 2003 प्रकाशन वर्ष। किताब में लिखा है 2003 प्रकाशन वर्ष। आघात पुरुष 2005 प्रकाशन वर्ष। तर्पण 2006 प्रकाशन वर्ष। जमीन 2009 प्रकाशन वर्ष। खट्टे नहीं अंगूर 2015 प्रकाशन वर्ष। हम आज़ाद हो गए 2022 प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है, चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानियाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र के सामाजिक वितान और ग्रामीण बदलावों को परखती हैं? सही उत्तर होगा कोशी क्षेत्र। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उन्होंने व्यापकता के साथ खासकर भारतीय गांव गिराव की वर्गीय चेतना की जटिलताओं को अपनी कहानियों में उजागर किया है। वह अन्य कहानियों में कम दिखाई देता है। इस प्रकार चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानियां हमारे सामने समकालीन विमर्शों के बंधाए दायरे से बाहर जाकर कोशी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक वितान और ग्रामीण समान बदलावों को का जबरदस्त ढंग से परखती हुई उन्हें कलात्मक अंदाज में चित्रित करती हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल के संबंध में बदलावों, ठीक है, पुस्तक में भी इसी तरीके से दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ और हिंगवा घाट में पानी रे कहानियों से किस रचनाकार को खासी ख्याति मिली है? सही उत्तर क्या होगा? चंद्रकिशोर जायसवाल को इससे ख्याति मिली है। संबंधित तथ्य देखते हैं। मर गया दीपनाथ और हिंगवा घाट में पानी के आदि जैसी कहानियों से उन्हें खासी ख्याति मिली है। अगला प्रश्न है, देवेंद्र कुमार देवेश के अनुसार चंद्रकिशोर जायसवाल की कितनी कहानियों को हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की सूची में रखा जा सकता है? सही उत्तर होगा कम से कम 1 दर्जन कहानियाँ। श्री जायसवाल को किसी खेमे या शिविर से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इन्होंने अपनी निजी यथार्थपरक रचना दृष्टि विकसित की है और अलग पहचान बनाई है। देवेंद्र कुमार देवेश के अनुसार इनकी कम से कम 1 दर्जन कहानियों को हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की सूची में देखा जा सकता है या रखा जा सकता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि किन्होंने चंद्रकिशोर जायसवाल की 12 कहानियों को श्रेष्ठ कहानियों का दर्जा दिया है। तो ये हैं या प्रतिनिधि कहानियों के रूप में उनको शामिल करने के लिए रेखांकित किया है या उस दृष्टि से सुझाया है। तो देवेंद्र कुमार देवेश वो विद्वान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रकिशोर जायसवाल का नवीनतम कहानी संग्रह 2022 में प्रकाशित हुआ है, वह कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? हम आज़ाद हो गए। अगला प्रश्न है, चंद्रकिशोर जायसवाल के लेखन की क्या विशेषता है? सही उत्तर है उनका लेखन ग्रामीण जनजीवन को उसके नग्न रूप और पेचोखंब के साथ प्रस्तुत करता है। अगले रचनाकार को देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल उन समकालीन कथाकारों में से एक है जिनके लेखन में ग्रामीण जनजीवन अपने पूरे नग्न रूप में पेचोखंब के साथ मौजूद है। अगले रचनाकार हैं स्वदेश दीपक। इनका समय है 1942। प्रश्न है, स्वदेश दीपक का प्रथम कहानी संग्रह अश्वरोही किस वर्ष
प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1973 में इनका प्रथम कहानी संग्रह अश्वरोही प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक के अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें अश्वरोही, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है और ये पहला कहानी संग्रह है इनका। दूसरा है मातम 1978 प्रकाशन वर्ष, तमाशा 1979 प्रकाशन वर्ष, बाल भगवान 1986 प्रकाशन वर्ष, किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है 1990 प्रकाशन वर्ष। तो ये 6 किस प्रकार में, एक सेकेंड। हाँ, स्वदेश दीपक, अश्वरोही, मातम, तमाशा, बाल भगवान, किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं। 1 2 3 4 5 ही हैं। ठीक है, तो पुस्तक में भी 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पे उल्लेख 6 कहानी संग्रह का किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल भगवान 1986 और मातम 1978 किसके कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर क्या होगा? चंद्रकिशोर, स्वदेश दीपक, मेरे दिमाग में चंद्रकिशोर घूम रहा था। ठीक है, अगले रचनाकार हैं शालिग्राम शुक्ल, इनका समय है 1942 से 2022। ठीक है, तो स्वदेश दीपक के 5 ही कहानी संग्रहों का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पुस्तक में, लेकिन प्रकाशित कुल 6 हैं। तो शालिग्राम शुक्ल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है शालिग्राम शुक्ल के कहानी संग्रह काला हंस प्रकाशन वर्ष 1985 का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के उन्मुक्त संबंध और शिक्षित जीवन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कहानियां तो बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन उनका संग्रह काला हंस प्रकाशन वर्ष 1985 इधर प्रकाशित हुआ है। इसमें अमेरिका में विभिन्न उद्देश्यों से जाने वाले प्रवासी भारतीयों के उन्मुक्त काम संबंधों एवं सेक्स जीवन के स्वच्छंद संदर्भों को बिंबधर्मी और प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है शालिग्राम शुक्ल के अनुसार अमेरिका का वैभव विलास कैसा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खोखला और व्यर्थ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुछ कहानियों में भोगवादी अमेरिकी संस्कृति एवं मर्यादित भारतीय संस्कृति की तुलना भी की गई है। संभवतः लेखक ये कहना चाहता है कि अमेरिका का सारा वैभव विलास खोखला और व्यर्थ है। न वह मन को शांति दे सकता है, न आत्मा का उन्नयन कर सकता है। अच्छा होता श्री शुक्ल ने अमेरिकी जीवन के अन्य संदर्भों और विसंगतियों को भी अहमियत दी होती। अगला प्रश्न है मेरे पास एक ही कथा है जिसे विभिन्न रूपों में कह रहा हूँ। यह कथन शालिग्राम शुक्ल ने अपने किस संग्रह के बारे में कहा है? सही उत्तर होगा कंचन मृग। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1992 में ईस्वी में आपका दूसरा कहानी संग्रह कंचन मृग प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह के बारे में लेखक का स्वयं का कथन है कि मेरे पास एक ही कथा है जिसे विभिन्न रूपों में कह रहा हूँ। एक ही वासना है जो इन सभी रचनाओं में मरीचिका सी मुझे भ्रमित करती रही है। ठीक है, तो यह जो कथन है, यह कथन शालिग्राम शुक्ल का है। किस संग्रह की में ये कथन कह रहे हैं? वो संग्रह है कंचन मृग, प्रकाशन वर्ष उसका है 1992। तो यह भी आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है शालिग्राम शुक्ल ने कालाहंस में किन 2 संस्कृतियों की तुलना की है? सही उत्तर होगा भोगवादी और अमेरिकी और मर्यादित भारतीय संस्कृति की तुलना की है। अगले रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश, इनका समय है 1947 से 2019। प्रश्न है स्वयं प्रकाश की किस कहानी में बाढ़ से घिरे हुए आदमी की संत्रस्त मानसिकता और अटूट विश्वास का चित्रण है? सही उत्तर होगा सूरज कब निकलेगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक है। आपकी कहानियों में बाहरी स्थितियों के दबाव को झेलते हुए संघर्ष की चेतना लक्षित होती है। सूरज कब निकलेगा में बाढ़ से घिरे हुए आदमी की आतंक से संत्रस्त मानसिकता का मर्मग्राही चित्रण किया गया है। बाढ़ से अमानवीय स्थितियों का संकेत लिया जा सकता है। इसमें सपरिवार घिरा हुआ कथानायक आतंकित है, किंतु उसके मन में विश्वास है कि वह जिंदा रहे ना रहे सूरज जरूर निकलेगा। यह संघर्ष चेतना और आशावादी स्वर आपकी कहानियों की विशेषता है। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश का नवीनतम कहानी संग्रह चौथा हादसा किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा 2020। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
आपके अब तक 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है मात्रा और भार, प्रकाशन वर्ष 1975। सूरज कब निकलेगा, प्रकाशन वर्ष 1980। आसमां कैसे कैसे 1982। अगली किताब 1988। आएंगे अच्छे दिन भी 1991। आदमी जात का आदमी 1994। अगले जन्म 2002। संधान 2006। छोटू उस्ताद 2015। नीलकांत का सफ़र 2015। नैन्सी का घोड़ा 2019। चौथा हादसा 2020। अगला प्रश्न है आएंगे अच्छे दिन भी, प्रकाशन वर्ष 1991 और संधान प्रकाशन वर्ष 2006 किसके कहानी संग्रह है। सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह है। अगले रचनाकार हैं नवनीत मिश्र। नवनीत मिश्र का जन्म वर्ष है 1947। पहला प्रश्न है नवनीत मिश्र की किस कहानी को सारिका कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सही उत्तर होगा यह कोई नाटक नहीं है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नवनीत मिश्र की कहानी यह कोई नाटक नहीं है सारिका कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। अगला प्रश्न है नवनीत मिश्र की कहानियों में मुख्य रूप से किस वर्ग के अंतर्विरोधों और छिजते नैतिक मूल्यों का चित्रण मिलता है। सही उत्तर होगा शिक्षित मध्यवर्गीय पात्र का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने अपनी कहानियों में शिक्षित मध्यवर्गीय पात्रों के जीवन के उन मर्म बिंदुओं को स्पर्श किया है जिनका संबंध मूल्य संवेदना के निर्णायक क्षणों से है। वर्तमान पीढ़ी की क्लिप्तता और दोगलापन आपकी बर्दाश्त के बाहर है। छोटे छोटे स्वार्थी के लिए आज का आदमी अपनी अंतरात्मा का हनन कर रहा है। मनुष्य में जो कुछ महनीय और उदात्त है उसकी रोज हत्या हो रही है। आपकी कहानियाँ इसके विरुद्ध हैं। आपकी वे कहानियाँ अधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ी हैं जिनका संबंध नारी की गरिमा, ममता, त्याग और समर्पण से है। नवनीत के बाद के दोनों संग्रहों में मध्यवर्गीय समाज के अंतर्विरोधों की तीखी अनुभूति कराने वाले संदर्भों के चयन में विविधता लक्षित होती है। संक्रमणकालीन समाज का पूरा रचनात्मक बिंब आप इन कहानियों में देख सकते हैं। व्यवस्था का क्रमशः अमानवीय और क्रूर होता चेहरा, आधुनिकता के दबाव के कारण पीढ़ियों के बीच बढ़ता अंतराल और छिजते नैतिक मूल्य, अपनी अस्मिता के लिए बेचैन स्त्री की पीड़ा, उसकी देह से ऊपर उठकर शुद्ध सात्विक कुरूप को भी सुंदर बना देने वाले प्रेम के स्तर पर पुरुष से मिलने की तड़प, पुरुष के भीतर दमित पशुता का बर्बर रूप, धर्म के नाम पर बढ़ता पाखंड, यह सब आप इन कहानियों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक आज भी प्रेम, सौंदर्य, संस्कार, सुचिता, नैतिकता, मातृत्व, मांगलिकता जैसे मूल्यों को जीवित और गतिशील देखना चाहता है और इनको बचाए रखने की उसकी चिंता इन कहानियों में रह रहकर कौन जाती है। कहा जा सकता है कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति आपकी निजी विशेषता है। अगला प्रश्न है किया जाता है सबको बाइज्जत बड़ी, प्रकाशन वर्ष 2002 किसका कहानी संग्रह है। सही उत्तर होगा नवनीत मिश्र का कहानी संग्रह है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। मनिया और जख्म, प्रकाशन वर्ष 1987। मैंने कुछ नहीं देखा 1992। किया जाता है सबको बाइज्जत बड़ी 2002। जो नहीं कहा गया 2004। उस मकान पर छत नहीं थी 2020। अगले रचनाकार हैं नरेंद्र नागदेव। जन्म वर्ष इनका 1947। पहला प्रश्न है नरेंद्र नागदेव की कहानियों में मूलतः किस वैश्विक प्रभाव का अंकन किया गया है। सही उत्तर होगा भूमंडलीकरण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उनकी कहानियों में मूलतः आज के भूमंडलीकरण के प्रभाव का अंकन किया गया है। नरेंद्र नागदेव को विघटित होते मानवीय मूल्यों की चिंता है। आज का मनुष्य क्रमशः अर्थ का दास होता जा रहा है, उसकी भोग लिप्सा बढ़ती जा रही है। उपयुक्त कहानी संग्रह में मनुष्यत्व को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति ही प्रधान है। इस दृष्टि से ये कहानियाँ अत्यंत प्रासंगिक और सार्थक है। अगला प्रश्न है बीमार आदमी का इकरारनामा, प्रकाशन वर्ष 1998 और पेड़ खाली नहीं है 2017 किसकी कहानी संग्रह है। सही उत्तर होगा नरेंद्र नागदेव के कहानी संग्रह है। नरेंद्र नागदेव के अब तक 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है तमाशबीन, प्रकाशन वर्ष 1987। उसी नाव में सैलानी, प्रकाशन वर्ष 1989। बीमार आदमी का इकरारनामा 1998। वापसी के नाखून 2003। वहीं रुक जाते 2006। इसी मुकाम तक 2011। कलावीथी का 2015। पेड़ खाली नहीं है 2017। तो ये सभी कहानी संग्रह नरेंद्र नागदेव के कहानी संग्रह हैं। अगले रचनाकार हैं मदन मोहन। इनका जन्म वर्ष है 1947। प्रश्न है मदन मोहन किस आंदोलन से जुड़े युवा कहानीकार हैं। सही उत्तर होगा जनवादी आंदोलन। जनवादी आंदोलन से जुड़े युवा कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है मदन मोहन के कहानी संग्रह बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्रकाशन वर्ष 1989 का सांकेतिक अर्थ क्या है। सही उत्तर होगा शोषित वर्ग का जागरूक होना और शैतान को पहचानना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
मदन मोहन की कहानियाँ गाँव के पीड़ित, दलित, असहाय तथा शहरों के आर्थिक अभाव से जूझते निम्न मध्यवर्गीय लोगों के दुख दर्द की कहानियाँ हैं। अब स्वयं इस दर्द के साक्षी हैं। यह दर्द अब एक नई शक्ल ले रहा है। सदियों से इसे भोगने वाले अब जाग रहे हैं। अब उन्होंने इस शैतान को पहचान लिया है, जिसके चलते उन्हें यह नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। यह सत्य है कि अब भी गाँवों में शोषण का दुष्चक्र ज्यों का त्यों विद्यमान है। जमींदार गए तो प्रधान आ गए, पुलिस और हुक्काम के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुंडा तंत्र और उभर आया, लेकिन अब यह दुष्चक्र बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मदन मोहन की कहानियों में आज के विकृत यथार्थ के तीखे एहसास के बावजूद उच्चतर जीवन मूल्यों के जीने की अंतर्वर्ती चेतना भी कहीं न कहीं विद्यमान है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन का कौन सा कहानी संग्रह 2023 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा अम्मा का संदूक। इनके कुल 6 कहानी संग्रह है। पहला है छलांग, प्रकाशन वर्ष 1983, बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्रकाशन वर्ष 1989, हारू 1994, चंपा तथा अन्य कहानियाँ 2004, पाताल पानी 2011, अम्मा का संदूक 2023। तो ये सभी कहानी संग्रह मदन मोहन के हैं। अगले रचनाकार हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति का जन्म वर्ष है 1950। पहला प्रश्न है, शिवमूर्ति की वह कौन सी कहानी है जो 7वें दशक में प्रकाशित होने के बाद अत्यधिक चर्चित हुई और जिसका नाट्य रूपांतर भी हुआ? सही उत्तर होगा कसाई बाड़ा। शिवमूर्ति के अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक केशर कस्तूरी, दूसरा कुच्ची का कानून 2016। आपकी ख्याति प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, प्रकाशन वर्ष 1980 और कुच्ची का कानून 2016 पर केंद्रित है। यूँ तो वे 7वें दशक से ही लिखते हैं, किंतु कसाई बाड़ा के प्रकाशन के बाद वे एकदम चर्चित हो उठे। तो शिवमूर्ति के 2 कहानी संग्रह हैं और 2 कहानियाँ जो विशेष रूप से चर्चित हुई हैं वो है कसाई बाड़ा और कुच्ची का कानून। कुच्ची का कानून कहानी है और यह कहानी संग्रह का भी नाम कुच्ची का कानून है। तो उसमें कई कहानियाँ होंगी, लेकिन जो उसकी कुच्ची का कानून जो कहानी है उसकी वजह से या उससे उनको विशेष रूप से ख्याति मिली है। ठीक है, ये दोनों कहानियाँ आप ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी कहानी है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कसाई बाड़ा कहानी में अर्धंगी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भारतीय जनता का प्रतीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कसाई बाड़ा कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है। अनेक संस्थाओं ने इसका मंचन भी किया है। कहानी में कुल 4 प्रमुख पात्र हैं। सनिचरी प्रधान, लीडर यानी प्रधान पद के प्रत्याशी और दारोगा। प्रधान सनिचरी की लड़की को गांव की अन्य 9 लड़कियों के साथ आदर्श विवाह के नाम पर धंधा करने के लिए भेज देता है। रहस्य खुलने पर लीडर सनिचरी को प्रधान के विरुद्ध धरने पर बैठा देता है। रहस्य खुलने पर लीडर सनिचरी को प्रधान के विरुद्ध धरने पर बैठा देता है। इसके बाद कहानी में दारोगा आता है। कहानी के अंत में हम पाते हैं कि प्रधान ने सनिचरी को उसके झोपड़े से निकाल दिया है। लीडर ने उसकी 2 बीघा जमीन हड़प ली है। दारोगा ने उसे अपराधी घोषित कर दिया है। साथ ही ग्राम प्रधान और लीडर इन दोनों को भी लूटा है और चूना लगाया है। कहानी में एक और पात्र अर्धंगी आता है। वह भचक भचक कर चलते हुए चीखता है, लीडरा के नकियाँ कटाई जाए, थानेदारवा के वर्दी उतारी जाए, बिल्डिंग में अगिया लगाई जाए, पर धनवा का फांसी चढ़ाई जाए। कहना ना होगा कि यह अर्धंगी भारतीय जनता का प्रतीक है। पूरा देश कसाई बाड़ा हो गया है। पूरी व्यवस्था कसाई की निर्मम भूमिका अदा कर रही है। कहानी में सांकेतिकता, व्यंग और नाटकीय भंगिमा ने कथा को घनत्व प्रदान किया है। इस कहानी के बाद आपकी भरतनाट्यम, सीरी उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केशर कस्तूरी आदि कहानियाँ भी प्रकाशित हुईं, किंतु कसाई बाड़ा की लोकप्रियता अपने स्थान पर है। अगला प्रश्न है, शिवमूर्ति की कहानी संग्रह कुच्ची का कानून 2016 प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में डॉक्टर अनुराग गुप्ता ने क्या कहा है? सही उत्तर होगा इनके कथ्य आधुनिक और उत्तर भूमंडलीकरण के सच से जुड़े हुए हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुच्ची का कानून संग्रह में कुल 4 कहानियाँ, ख्वाजा ओ मेरे पीर, रिपब्लिक, कुच्ची का कानून, जुल्मी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि इनके 2 कहानी संग्रह है, जिनमें एक कहानी संग्रह क्या नाम था? कुच्ची का कानून। और इस कुच्ची के कानून में 4 कहानियाँ प्रकाशित हैं, जिसमें यह संकलित है ख्वाजा ओ मेरे पीर, रिपब्लिक, कुच्ची का कानून, जुल्मी। ठीक है, तो ये 4 कहानी संग्रह भी याद रखेंगे। इस संग्रह पर डॉक्टर अनुराग गुप्ता की जो टिप्पणी है वो हम देख लेते हैं। अनुराग गुप्ता लिखते हैं, शिवमूर्ति बड़े मुद्दों के कहानीकार हैं। ग्रामीण परिवेश पर लिखी उनकी कहानियों के कथ्य आधुनिक और उत्तर भूमंडलीकरण के समय और सच से जुड़े हैं, इसलिए उनकी व्याप्ति सार्वभौमिक है। संग्रह की कहानियों की धुरी ग्रामीण लोकल है, किंतु मुद्दे ग्लोबल हैं।
अगला प्रश्न है, शिवमूर्ति की कहानियों के बारे में यह कहना कि धुरी ग्रामीण लोकल है किंतु मुद्दे ग्लोबल हैं, किस संग्रह के लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा कुच्ची का कानून। तो यहाँ तक हमने रचनाकारों को देखा। अन्य भी समकालीन रचनाकार हैं, उनको देखने से पहले हम ये तथ्य देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रतिष्ठित कहानीकारों के बाद अब आज़ाद भारत में उत्पन्न होने वाले कहानीकारों की एक सशक्त पीढ़ी भी उभर कर सामने आ गई है। इनमें विजय, जिनका समय है 1936 से 2020, पुण्य सिंह जन्मवर्ष 1939, देवेंद्र सिंह जन्मवर्ष 1940, अमरीक सिंह दीप जन्मवर्ष 1942, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जन्मवर्ष 1942, राजेंद्र राव जन्मवर्ष 1944, रामधारी सिंह दिवाकर 1945 जन्मवर्ष, जितेंद्र भाटिया जन्मवर्ष 1946, पंकज बिष्ट जन्मवर्ष 1946, असगर वजाहत जन्मवर्ष 1946, डॉक्टर जवाहर सिंह 1947 जन्मवर्ष, मंजूर एहतेशाम का समय है 1948 से 2021, अरुण प्रकाश का समय है 1948 से 2012। अरुण प्रकाश के बाद हम अगर देखें तो महेश कटारे हैं, इनका जन्मवर्ष 1948 है, शंकर का 1948 है, शैवाल 1949 है, ज्ञान प्रकाश विवेक 1949 है, केशव 1949 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का समय 1950 से 2013 है, क्षितिज शर्मा का समय 1950 से 2016 है, हरिचरण प्रकाश का जन्मवर्ष 1950 है, कमलाकांत त्रिपाठी का 1950, प्रभु जोशी का समय है 1950 से 2021, डॉक्टर तरसेम गुजराल का जन्मवर्ष है 1950, रूप सिंह चंदेल 1951, शैलेंद्र सागर 1951, परितोष चक्रवर्ती 1951, राजकुमार राकेश 1951, तेजेंद्र शर्मा 1952, प्रियमवद 1952। प्रियमवद के बाद मधुसूदन आनंद 1952, राजेंद्र दानी 1953, शशांक 1953, राजेंद्र राजन 1953, कृष्ण बिहारी 1954, हरियश राय 1954। हरियश राय के बाद हरि भटनागर 1955, अनंत कुमार सिंह 1955, SR हरनोट 1955, A असफल 1955, ऋषिकेश सुलभ 1955, राजेंद्र लहरिया 1955, प्रेमपाल शर्मा 1956, जयनंदन 1956, महेश दर्पण 1956, भालचंद्र जोशी 1956, नवीन जोशी 1956, अवधेश प्रीत 1958, संजय सहाय 1958, देवेंद्र 1958, राजू शर्मा 1959, संतोष दीक्षित 1959, राजू शर्मा 1959 हैं, संतोष दीक्षित 1959 हैं, योगेंद्र आहूजा 1959, इन सभी का जन्मवर्ष है ये। आनंद हर्षल 1959, अखिलेश 1960, भगवान दास मोरवाल 1960, राघवेंद्र नारायण सिंह 1960, राकेश कुमार सिंह 1960, रणेंद्र 1960, मोहम्मद आरिफ 1961, संजय 1961, सुभाष चंद्र कुशवाहा 1961, मुशर्रफ आलम जौकी 1962, संजय खाती या थाती, एक सेकंड, संजय खाती है, ठीक है। 1962, ओमा शर्मा 1963, मनोज रूपड़ा 1963। इसके बाद कैलाश वनवासी 1965, पंकज मित्र 1965, राम नगीना मौर्य 1966, तरुण भटनागर 1968, प्रियदर्शन 1968, संजय कुंदन 1969, गौरीनंदन 1969, प्रभात रंजन 1970, कैलाश वानखेड़े 1970, सत्यनारायण पटेल 1972, राकेश बिहारी 1973, शशिभूषण द्विवेदी 1975 से 2020 इनका समय है, पंकज सुबीर जन्मवर्ष 1975, राकेश मिश्र 1976, मनोज कुमार पांडे 1977, गीत चतुर्वेदी 1977, कबीर संजय 1977, आशुतोष मिश्र 1978, उमाशंकर चौधरी 1978, कुणाल सिंह 1980, विमल चंद पांडे 1981, चंदन पांडे 1982, अनुज शिवेंद्र 1987, अनिल यादव, प्रेम कुमार मनी, राकेश तिवारी, सुंदर चंद्र ठाकुर आदि उल्लेखनीय हैं। ये सभी आज़ादी के बाद के जितने भी समकालीन रचनाकार हैं उनमें शामिल हैं। अब हम एक एक करके इनसे संबंधित कहानियों को देखेंगे, कहानी संग्रहों को देखेंगे, और अगर उसकी कोई विषय वस्तु होगी तो हम उसे भी देखेंगे। तो कुल जो इसमें प्रमुख रचनाकार हैं उन्हीं
के विषय में ही यहाँ आगे जानकारी दी गई है। आप चाहें तो विषय सूची वाले प्रश्नों से मतलब वाला जो वीडियो है वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि किन किन रचनाकारों का आगे उल्लेख हुआ है। हालांकि ये सभी रचनाकार हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ प्रमुख रचनाकारों के विषय में ही आगे बताया गया है। ठीक है, जितने भी रचनाकार थे मैंने नाम उल्लेख कर दिया है। अगर आप इन नामों से परिचित हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी परिचित हैं तो भी आप जान लीजिए कि ये सभी समकालीन कहानीकार के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इनसे संबंधित जो रचनाएं और कहानी संग्रह हैं उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप हाइप ज़रूर दें।